Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aga English Grammar Tips. Today our topic is difference between sentence, clause and phrase. So students, आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉमन टॉपिक है. सो वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा. What is sentence? A group of words which must have complete meaning and sense. एक ऐसा लफ्ज़ों का मजमूआ, ऐसा ग्रुप जिसकी एक मुकम्मल सेंस होती है, मीनिंग होता है, उसका एक मुकम्मल मतलब होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. और उसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब इज़ अ कंपल्सरी फॉर अ सेंटेंस. सेंटेंस मुकम्मल ही तब होता है जब उसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, उमर वेटेड फॉर द ट्रेन. सो यहाँ पर वेटेड जो है वो वर्ब आ गया, उमर जो है वो सब्जेक्ट है. सो द ट्रेन वाज लेट. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही वाज रीडिंग अ बुक. वो एक किताब पढ़ रहा था. सो वाज रीडिंग, देखें यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है एंड ही इज़ द सब्जेक्ट एंड अ बुक इज़ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर उम्मीद है आपको सेंटेंस का पता लग गया होगा कि मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब इज़ कंपल्सरी फॉर अ सेंटेंस. लाजम हिस्सा है इसका सब्जेक्ट और वर्ब. इसके बरक्स अगर हम देखें, एज कंपेरेटिव टू सेंटेंस, क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक लफ्ज़ों का मजमूआ है, लेकिन इसमें और उसमें तब्दीली क्या है, विच मे और मे नॉट. उसमें तो मस्ट हैव द मीनिंग एंड सेंस है, लेकिन इसमें क्या है कि मे यानी और, मे नॉट यानी इसका सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंप्लीट मीनिंग इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. किस सूरत में नहीं हो सकता और किस सूरत में हो सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं. बट जो कंपल्सरी पार्ट है क्लॉज का वो ये है कि इसके अंदर वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. अगर वर्ब पाया जाता है, वर्ब इसके अंदर मौजूद है, सो इट इज़ अ क्लॉज. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई एंटर्ड. अब जब मैं दाखिल हुआ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड तो बन गया. व्हेन आई एंटर्ड, तीन लफ्ज़ आपस में मिले, थ्री वर्ड्स आपस में मिले, तो ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया. लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, और ये बात मैंने यहाँ पर बताई थी कि मे नॉट अंडरस्टैंड. ये इसका कोई मतलब नहीं कि मैं दाखिल हुआ, क्या हुआ, दाखिल हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ. जब तक ये साथ इसके अटैच नहीं होगा मेन क्लॉज, तब तक ये जो है वो डिपेंडेंट ही रहेगा, इसे अपना मतलब पूरा नहीं कर सकता. सो यहाँ पर मैंने दो शर्तें बताई थी कि मे और मे नॉट, वो दोनों मैंने इस सेंटेंस में बता दी कि मे नॉट किस सूरत में होगा और मे किस सूरत में होगा. तो व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ. अब इसका इस क्लॉज का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन क्लॉज होने की ये कंडीशन पूरी कर रहा है, इसके अंदर वर्ब मौजूद है. ठीक है, इसके अंदर वर्ब मौजूद है, दैट्स वाई इट इज़ अ क्लॉज. वर्ब व्हेन आई एंटर्ड यानी इसमें वर्ब होने की वजह से ये क्लॉज तो बन गया, लेकिन ये अपना मीनिंग बयान नहीं कर रहा. ऐसे क्लॉज को जो अपना मीनिंग बयान नहीं करता उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज का ही दूसरा नाम सबॉर्डिनेट क्लॉज है. अगर पेपर में आपको डिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है तो भी आप पहचान लें, सबॉर्डिनेट क्लॉज उसका दूसरा नाम है, उसको भी आप पहचान लें. ये ना हो कि वहाँ पे आप ये चीज़ सोच रहे हो कि डिपेंडेंट पढ़ा था, सबॉर्डिनेट नहीं पढ़ा था. So, dependent and subordinate are the same. So, now we are going to the next clause. He was reading a book. वो एक किताब पढ़ रहा था. ये एक मुकम्मल सेंटेंस है और इसमें किसी किस्म की दो राही नहीं है, और ये इंडिपेंडेंट है, ये अपना मुकम्मल मतलब बता रहा है. इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं और मेन क्लॉज भी कह सकते हैं. सो अगर पेपर में ये चीज़ आ जाए तो आपने कहें कि मैंने इंडिपेंडेंट पढ़ा था, प्रिंसिपल नहीं पढ़ा था, या प्रिंसिपल पढ़ा था, मेन नहीं पढ़ा था, तो ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है. नो द फेमस एंड अ वेरी फेमस थिंग इज़ फ्रेज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है. ठीक है, यानी ये भी लफ्ज़ों का मजमूआ है सारे, मतलब ये कुछ ग्रुप बन जाता है कुछ लफ्ज़ों का मिल के आपस में. अब इसका फंक्शन क्या है, विच एक्ट्स एज अ सिंगल फंक्शन इज कॉल्ड फ्रेज.
एक सिंगल फंक्शन की तरह काम करता है ये, ठीक है, और उसे कहते हैं फ्रेज। इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और वर्ब, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। इट यूजुअली कंटेन प्रपोजिशन, तो इसके अंदर प्रपोजिशन होती है, आर्टिकल होता है और नाउन होता है। ज़्यादातर जो इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो ये होती हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज? उसमें वर्ब होता है, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता। और फ्रेज और सेंटेंस की अगर बात करें तो फ्रेज में सिर्फ जो है वो जो प्रपोजिशन, आर्टिकल और नाउन होते हैं, इसमें वर्ब नहीं होता, जबकि सेंटेंस में वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। चलें चलते हैं अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। तो ये एक मुकम्मल सिंगल, ये तीनों वर्ड्स मिलके एक मुकम्मल फंक्शन, वन यूनिट शो कर रहे हैं, ठीक है, वन फंक्शन शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी एंड आई, वो और मैं, विल गो टू स्कूल बाय बस। यानी शी एंड आई, यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गए हैं। क्योंकि दो सब्जेक्ट आए हैं तो दोनों सब्जेक्ट के आने से ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया। तो ये क्या, जब दो सब्जेक्ट आपस में मिलते हैं तो ये बन जाता है सब्जेक्ट फ्रेज। अगर अकेला शी आता तो ये सब्जेक्ट होता, अगर अकेला आई आता तो भी ये सब्जेक्ट होता। लेकिन क्योंकि ये शी एंड आई दो सब्जेक्ट आए हैं, वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया, इसलिए इसे हमने सब्जेक्ट फ्रेज में शामिल कर दिया। सो द नेक्स्ट इज विल गो। विल गो मीन मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों इकट्ठे आ गए हैं। जब भी कभी वह हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों इकट्ठे आते हैं तो उसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। यानी जब फ्रेज किसको कहते हैं, फ्रेज कहते हैं दो लफ्ज़ों का जो जो ग्रुप का जो होता है, ग्रुप बनता है, टू वर्ड्स का जो ग्रुप बनता है, या थ्री वर्ड्स का, फोर वर्ड्स का, तो उनको हम फ्रेज कहते हैं। और जब आप देखें कि जब भी कभी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे आते हैं, फॉर एग्जांपल विल गो, शैल गो, इज़ वीपिंग, वाज वीपिंग, वर वीपिंग, देखिए वर वीपिंग, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, जब वो इसके साथ आते हैं, मेन वर्ब के साथ आते हैं, तो वर्ब फ्रेज बन जाता है। अब पेपर में अगर आपको वर्ब फ्रेज आ जाए तो आप बहुत इजीली उसको एग्जैक्टली पहचान सकते हैं कि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आपस में मिल के एक फ्रेज बना रहे हैं, तो उसे अंडरलाइन किया हुआ है तो वो वर्ब फ्रेज होता है। अब चलते हैं एडवर्ब फ्रेज की तरफ। टू स्कूल, टू स्कूल एडवर्ब फ्रेज बन गया, क्योंकि टू एक अलग वर्ड है, स्कूल एक अलग वर्ड है, दोनों मिले तो ग्रुप बन गया, वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया, तो उसे हमने एडवर्ब फ्रेज कह दिया। अब ऐसे कैसे वर्ड एडवर्ब फ्रेज कह दिया, हमें कैसे पता लगेगा कि ये एडवर्ब है? तो हम एडवर्ब के काम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का काम होता है कि वो हमें बताता है कि काम कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब ये चार चीज़ें डिस्कस की जा रही हों, ये देखें आप, ये जब चार चीज़ें डिस्कस की जा रही हों, तो ऐसी सूरत में अगर दो लफ्ज़ आपस में मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो उसे हम एडवर्ब फ्रेज में कहेंगे, ठीक है। तो टू स्कूल यानी वो कहाँ जा रहा था, वेयर ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था, ठीक है। वो कैसे जा रहा था, यानी हाउ ही वॉज गोइंग, बाय बस, ठीक है। तो जब इन चार बातों के जवाब आपको मिलते हैं तो वो दो लफ्ज़ों के अंदर मिलते हैं, तो वो क्या बनता है, एडवर्ब फ्रेज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहाँ तक आपको जो क्लियर हुई होंगी पॉइंट्स, सब्जेक्ट फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, और उम्मीद है आप ये भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। एंड व्हाट इज़ फ्रेज, जिसमें वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। व्हाट इज़ क्लॉज, जिसमें वर्ब होता है, सब्जेक्ट नहीं होता और कुछ भी इसके साथ और नहीं होता। और क्लॉज के अंदर एक और चीज़ है कि मे और मे नॉट हैव द कंप्लीट मीनिंग एंड द सेंस, एंड सेंटेंस उसके अंदर मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। सो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आगा इंग्लिश ग्रामर टिप्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड प्रे फॉर मी, स्पेशली फॉर मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।